देखिए, सबसे पहली बात तो यही है, हम तो हमेशा कहते आए कि आज जो स्थिति है वो स्थिति यही है कि कानून प्रभावी होगा। आज युद्धों के माध्यम से कोई समस्याओं के समाधान हो, यह बड़ा मुश्किल है। हालांकि वर्तमान में भी इजराइल और फलस्तीन इसमें युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रूस इसमें भी युद्ध चल रहा है, लेकिन फिर भी आज के संसार में युद्धों के माध्यम से समाधान ये कम निकलते हैं, वार्ताओं के माध्यम से समाधान और कूटनीतिक दबाव देने से समाधान ये ज्यादा निकलते हैं। और इसीलिए कानून की शिक्षा आज की डेट पर ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि इससे केवल घरेलू समस्याओं का समाधान ही नहीं होता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का समाधान भी निकाला जा सकता है। और जहां तक बांग्लादेश का इशू है, वहां माइनॉरिटीज पर जो कुछ हो रहा है उसके संबंध में भारत सरकार के दायित्व का प्रश्न है, या फिर भारत की क्या भूमिका हो सकती है कानून की सीमा में रहते हुए। जहां तक इसका सवाल है तो सबसे पहले भारत के संविधान को ही देखना होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भारत का संविधान कुछ भी कहता हो, सबसे पहले तो हमें इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि हमारे लिए अपने वचनों की जो मान्यता है और हमारे अपने वचनों का जो मूल्य है वो हमारे लिए कितना है। क्योंकि हमारे अपने वचनों का ही कोई मूल्य अगर हमारे लिए नहीं है तो फिर संविधान हो या कुछ भी हो उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। देखिए, संविधान इसका पालन दो तरीके से संभव है। एक तो लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको फॉलो करना, जो हमने सुबह भी कहा। लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना मीनिंग भाई, उसमें अगर लिखा है कि फंडामेंटल राइट के विरोध में राज्य काम नहीं करेगा तो फंडामेंटल राइट के विरोध में राज्य काम नहीं करेगा, और अगर करेगा तो चाहे कृत्य विधायी हो और चाहे कृत्य कार्यपालिकी हो, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्तियों का उपयोग करके उस कार्य को नल एंड वॉइड ये घोषित कर दिया जाएगा। उसका कोई प्रभाव और परिणाम ये होगा ही नहीं। लेकिन अगर आप लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके मुताबिक काम कर रहे हैं तो आप अच्छे व्यक्ति कम से कम ये नहीं कहे जा सकते। आपको स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके मुताबिक काम करना चाहिए। और जब स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके मुताबिक काम करने की बात आएगी तो जो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में लिखा है वो वाकई शासकों की नीति का मूलभूत तत्व ये बन जाएगा। ये सही है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 है, और अनुच्छेद 51 के आधार पर अगर काम किया जाए तो भारत सरकार को और भारत की विधायिका में बैठे प्रत्येक व्यक्ति का यह कानूनी कर्तव्य बनता है कि वो बांग्लादेश की इशू पर जिन भी तरीकों से संभव हो उन तरीकों से अपनी वॉइस को रेज करें। यानी भारत की संसद को प्रस्ताव ये भी पारित करना चाहिए, ठीक है, और भारत सरकार को अन्य उपायों का जो कानून की सीमा में लिए जा सकते हो उन सब उपायों का अवलंब ये लेना चाहिए। क्या क्या उपाय, ठीक है, उपलब्ध हैं और क्या क्या भारत सरकार कर सकती है, इस पर अभी देख लेंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो यही है कि भारत, ठीक है, इसमें मौजूद सत्तारूढ़ दल के नेता
और विपक्ष के नेता जो अपने लिए ये कहते हैं कि वे संविधान के रक्षक हैं और संविधान की ही शपथ जिन्होंने ले रखी है, वे इस बात के लिए अपना मन बनाए हैं कि वे लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं बल्कि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करेंगे। क्योंकि लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका पालन तो आपको करना ही होगा। अगर उसका पालन आप कर रहे हो तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो, क्योंकि लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पालन अगर नहीं करोगे तब तो आपकी सारी कार्यवाही न्यायिक पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करके शून्य घोषित कर दी जाएगी। अगर यह कहा गया है कि फंडामेंटल राइट, इसके अगेंस्ट आपको काम नहीं करना चाहिए, तो आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और आपको फंडामेंटल राइट के संरक्षण का भी प्रयास करना चाहिए। और एक्सीडेंटली कभी आपसे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाए तब न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का उपयोग हो, यह आदर्श की स्थिति होगी। और अगर भारत में जो सत्तारूढ़ दल के नेता है या भारत में मौजूद कोई भी आदमी अगर यह कहता है कि संविधान के प्रति उसके मन में कोई इज्जत है, तो फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी या फंडामेंटल ड्यूटी जिसे इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, उसके लिए भी उसके मन में सम्मान होना ही चाहिए। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, उसके बारे में कहा कि ये शासन की नीति के मूलभूत तत्व हैं और इनके अकॉर्डिंग ही शासन चलना चाहिए। यद्यपि इन्हें न्यायालयों के माध्यम से इन्फोर्स नहीं कराया जा सकेगा, लेकिन आपकी ड्यूटी क्या बनती है? आपकी ड्यूटी तो यही बनती है कि आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी उसका भी पालन उतना ही करो जितना अन्य ऐसे प्रावधान जिनका पालन आपके लिए आवश्यक बनाया गया है या जिनका पालन आपसे करवाया जा सकता है, उनका पालन करो। अगर इस भाव से देखें तो संविधान का अनुच्छेद 51, ठीक है, देख लेते हैं एक बार भाषा उसकी, ठीक है, भाषा क्या कह रही है। तो संविधान का अनुच्छेद 51 आपका ये कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, अंतरराष्ट्रीय विवादों के माध्यस्थों द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। यानी भारत में जो लोग ये कहते हैं कि वे संविधान के चैंपियन हैं, संविधान के चैंपियन है मीनिंग देयर बाय जो भी, चाहे वो सत्ता में बैठा है और चाहे वो विपक्ष में है, जो ये कहता है कि वो संविधान का चैंपियन है, संविधान का रक्षक है, तो उसे अनुच्छेद 51 के मुताबिक अपनी शक्ति भर यह प्रयास जरूर करना चाहिए कि ऐसी चीजें, ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय शांति, इसके लिए खतरा हो सकती है, ऐसे अंतरराष्ट्रीय विवाद, उनका माध्यस्थम और सुलह समझौते से निष्कर्ष और निस्तारण ये हो। इसका मतलब यह हुआ कि भारत की संसद में यदि सत्तारूढ़ दल निंदा प्रस्ताव नहीं लाया या बांग्लादेश की जो भी सरकार है उससे मांग करने वाला प्रस्ताव नहीं लाया तो विपक्ष लाता। ठीक है, आखिर विपक्ष सरकार पर
ठीक है, नियंत्रण रखने का दावा ये तो करता ही है। आप ये तो कहते ही हैं कि संसदीय, ठीक है, आपकी जो प्रणाली है इसमें हम कार्यपालिका इस पर नियंत्रण रखते हैं। हम प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर, निंदा प्रस्ताव लाकर सब तरीकों से सरकार पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न ये करते हैं। आप कहेंगे संसद का सत्र नहीं चल रहा, आप विशेष सत्र बुलाने की मांग करिए, वही तो आप मांग कर सकते हैं। तो केवल सरकार ही नहीं बल्कि ऐसे प्रत्येक आदमी की जिम्मेदारी है कि अनुच्छेद 51 के मुताबिक उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल लायबिलिटी है कि वो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके समाधान के लिए प्रयत्न करे। क्यों? इसलिए क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए किसी भी समय खतरा बन सकता है और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के, ठीक है, शांतिपूर्ण समाधान के लिए या ऐसे विवाद जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा हो सकते हैं, उनका शांतिपूर्ण समाधान करवाने का प्रयत्न करने की जिम्मेदारी ये अनुच्छेद 51 के माध्यम से भारत सरकार और भारत में संविधान मानने वाले सभी लोगों की है। एक बात। दूसरी बात कि अगर आपने कहीं सिग्नेचर किए किसी प्रस्ताव से सहमत होते हो तो उस प्रस्ताव में जो कुछ कहा गया है उसको लागू कराने की नैतिक जिम्मेदारी ये आप पर आती है। लागू कराने की कानूनी जिम्मेदारी है, ये किसी पर भी हो, लेकिन उसे लागू कराने की नैतिक जिम्मेदारी आप पर भी है। हमने संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, इसकी सदस्यता ली है और उसकी सदस्यता लेने के लिए जो आवश्यक हस्ताक्षर है वो भी हमने किए। इसका मतलब यह हो गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में जो कुछ कहा गया है उसे लागू कराना यह हमारी कानूनी जिम्मेदारी भले ही ना हो लेकिन नैतिक जिम्मेदारी है। हमने क्या कहा कि दुनिया में शायद भारत अकेला ऐसा देश होगा जिसमें वचन पालन के लिए प्राण दे देना, ठीक है, इसकी परंपरा रही है। तो अगर आपने वचन दिया है सिग्नेचर करके कि हम इस प्रस्ताव में जो कुछ लिखा है इसका पालन करेंगे, तो फिर उस प्रस्ताव का पालन करना आपकी ऐसे देश के नागरिक के तौर पर नैतिक जिम्मेदारी है। अभी तो हमने अनुच्छेद 51 के माध्यम से कानूनी जिम्मेदारी की बात की, अब हम नैतिक जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। यू आर द सिग्नेटरी ऑफ, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस, आपने हस्ताक्षर किए हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें उद्देशिका ये दी गई है और उद्देशिका में क्या कहा? मूल मानव अधिकार, इनके सम्मान के लिए सभी सदस्य देश, ठीक है, यह प्रयत्न करेंगे। उद्देशिका में इन शब्दों में भले ही न लिखा हो लेकिन उद्देशिका में जो कुछ लिखा है उस उद्देशिका में जो कुछ लिखा है उसका भाव यही है कि मानव अधिकार, स्त्रियों के अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, इसके लिए जो चीजें खतरा हो सकती उन सब का निस्तारण ये करने का प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य करेंगे। और जब हम बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ तो बांग्लादेश की अस्थिरता में
या बांग्लादेश के अस्थिर होने पर, इवन पाकिस्तान के अस्थिर होने पर सर्वाधिक नुकसान किसे होगा? हमें। अगर वहां से लाखों लाख करोड़ों करोड़ों लोगों का पलायन हुआ तो कहां जाएंगे? हमारी सीमा पर आएंगे और हम गोली नहीं चला पाएंगे उन पर। दुनिया का कोई आदमी नहीं चला सकता। बस भाई, बच्चों पर, स्त्रियों पर गोली कैसे चला दोगे? जो लुटपिट के आ रहा है उसे यहां भी मारोगे क्या? और अगर वो हमारे यहां आएंगे तो हमारे संसाधनों पर बोझ बनेगा या नहीं? तो ये स्वार्थी दृष्टिकोण से भी हमारे हित में है कि हम बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उसे रोके जाने के लिए प्रयत्न करें। हमारी नैतिक जिम्मेदारी, हमारी कानूनी जिम्मेदारी और हमारी स्वार्थों के मद्देनजर ये जिम्मेदारी है कि हम बांग्लादेश में, ठीक है, जो कुछ चल रहा है उसे रोकने का प्रयत्न करें। अब एक सवाल पैदा होता है जो कार्ति चिदंबरम जैसे लोगों ने उठाया है कि साहब बांग्लादेश का मसला तो बाहरी देश का मसला है, और बाकी लोग भी कह सकते हैं कि यूएनओ ये कहता है, यूएनओ का चार्टर ये कहता है कि सदस्य राष्ट्र परस्पर एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, यानी हम सीधे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमने कब कहा आप सीधे हस्तक्षेप करो? आप अपनी संसद में प्रस्ताव पारित करके वहां की सरकार से मांग तो कर सकते हो कि वॉटेवर, ठीक है, क्या चल रहा है आपके यहां, आप रोकते क्यों नहीं है? आपकी पुलिस, आपकी सेना क्या कर रही है? या आप संयुक्त राष्ट्र संघ में, आप भी तो सदस्य हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ के, ठीक है, उद्देशिका खंड में यह लिखा है कि मूल मानव अधिकार, स्त्रियों की गरिमा, मानव गरिमा, इस सबको सुनिश्चित करने के लिए सदस्य देश प्रयास करेंगे। आप सिग्नेटरी हैं या नहीं? अब बांग्लादेश में मूल मानव अधिकार, जीवन से बड़ा मानव अधिकार कौन सा है? स्त्रियों की बेइज्जती ये हो रही नहीं हो रही? तो आप सिग्नेटरी के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अब तक कोई प्रस्ताव क्यों नहीं लाए? और अगर सरकार नहीं लाई तो विपक्ष ने उस पर दबाव क्यों नहीं बनाया कि आप संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव लाइए? और यदि संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव आए और पास हो जाए तो फिर सुरक्षा परिषद जो यूएनओ चार्टर में दी गई है, सुरक्षा परिषद का यह दायित्व होगा कि फिर वो बांग्लादेश में शांति बहाली के प्रयास करें, और शांति बहाली के प्रयासों के लिए अनुच्छेद 41, 42, 43 ये जो यूएनओ के चार्टर के हैं, ये सुरक्षा परिषद को यहां तक ताकत देते हैं कि सुरक्षा परिषद सदस्य देशों से सेनाओं की मांग करके संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना, वायुसेना, जल सेना, इसका गठन करके स्वयं अपने प्रस्ताव को, या ठीक है, जो वो चाहती है या जिस ढंग से शांति बहाली हो सकती है उस ढंग का काम भी कर सकती है। और ये अंतिम उपाय है सैन्य कार्रवाई। इससे पहले सुरक्षा परिषद वहां की सरकार से बात कर सकती है, आप नहीं कर सकते। क्षेत्रीय स्वायत्तता, ठीक है, जो रीजनल ऑटोनॉमी है उसके मुताबिक आप नहीं कर सकते, मत करिए। किसने कहा आप करो? आप वहां मांग तो कर सकते हैं, और आप कहें हम क्यों करें? तो इसलिए क्योंकि बांग्लादेश से हमारा बॉर्डर शेयर होता है। अगर वहां अस्थिर सरकार आई तो हमारे यहां आतंकवाद बढ़ेगा। जब तक शेख हसीना की सरकार नहीं थी, पूर्वोत्तर भारत, वहां आतंकवादी, चकमा, ठीक है, जाने कितने प्रकार के आतंकवादी वहां काम करते रहते थे। और अगर अस्थिरता हुई
तो फिर वहां वही होगा, तो सबसे ज्यादा प्रभावित तो हम ही होंगे। तो इसलिए हमें तो सबसे पहले प्रयास करने चाहिए। चलिए, रीजनल ऑटोनॉमी के कारण से आप सीधे हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मत करिए, लेकिन यह तो आपकी कानूनी बाध्यता है भारत के संविधान के नाते, ठीक है, और आपकी नैतिक बाध्यता है संयुक्त राष्ट्र संघ में के सदस्य होने के नाते। और अपने स्वार्थों के दृष्टिकोण से देखें तो भी हमारा बॉर्डर शेयर होता है, इसलिए आपको तो प्रभावी उपाय करने ही चाहिए। और जहां तक सवाल इस बात का है कि कानून की सीमा में रहते हुए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव ला सकते हैं, और वो लाना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 51 के मुताबिक हमारा कानूनी दायित्व भी है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद इससे कह सकती है कि बांग्लादेश में शांति बहाली के उपाय किए जाएं, और शांति बहाली के उपायों में यह भी शामिल होता है कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के जितने सदस्य देश हैं उनसे यह कह सकती है कि बांग्लादेश से व्यापार बंद कर दीजिए, बांग्लादेश को आर्थिक मदद बंद करिए, जब तक कि वो अपने यहां माइनॉरिटीज की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करते। ये तो 2 दिन में ठीक हो जाए। और इसके लिए प्रयास भारत में हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो संविधान में विश्वास होने का और संविधान की रक्षा का दावा करता है, क्योंकि अनुच्छेद 51 सीधे इसकी जिम्मेदारी दे रहा है। और उसके बाद अलावा 51A उसमें जो यफ फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी यफ शीर्षक के अंतर्गत जिस फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लेख है, वो ये कहती है कि हम अपनी कंपोजिट कल्चर को प्रिजर्व करेंगे, संरक्षित करेंगे। और कल्चर का अर्थ होता है जीवन मूल्य, वे जीवन मूल्य जिनके मुताबिक हम जीवन जीते हैं, ठीक है, उन जीवन मूल्यों को या उन जीवन मूल्यों के मुताबिक जीवन जीने की पद्धति को ही संस्कृति कहा जाता है। हम अपनी संस्कृति को संरक्षित करें, तो हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति है प्राण जाए पर वचन न जाए। ये है, या तो आप ये कहें कि हम तो डंडा मारकर जो करवा लिया जाएगा संविधान के आधार पर, हम सिर्फ वो करेंगे, तब फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो और प्रिजर्व कहां कर रहे हैं? आप तो लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, उसे तो फॉलो करना आपकी मजबूरी है। तब आप संविधान का चैंपियन अपने आप को किस ढंग से कहते हैं? सुरक्षा परिषद के पास बहुत ताकत है, और सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब तक 19 देशों में, 19 देशों में, एक नहीं 19 देशों में, और वे सारे देश अफ्रीकी और एशियाई देश ही हैं। लेटेस्ट अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में अमेरिका नहीं था, संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना थी। अब तक 19 देशों में हस्तक्षेप संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना कर चुकी है। और फिर ठीक है, तो फिर आखिर आप कौन सा इंतजार कर रहे हैं? और आप क्यों नहीं, ठीक है, वहां के माइनॉरिटीज की सुरक्षा के लिए हर प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं? और अगर भारत सरकार नहीं कर रही तो विपक्ष क्या कर रहा है? भाई तो विपक्ष, ठीक है, और कोई इश्यू हो तो बड़ा भारी संविधान का चैंपियन है, पूरे चुनाव भर संविधान ही बचा रहे थे। अब क्या हो गया? ठीक है, अब संविधान नहीं बचाओगे, अब भी बचाओ। तो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यही कहती है कि भारत सरकार कानून की सीमा में रहते हुए क्षेत्रीय स्वायत्तता और बांग्लादेश की प्रभुसत्ता का सम्मान करते हुए भी माइनॉरिटीज की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ कर सकती है। उसे यूएनओ के समक्ष मसला उठाना चाहिए,
और माइनॉरिटीज की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास ये करना चाहिए। ठीक है।